हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड की मीडिया इन हिस्ट्री इतिहास में मीडिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव या फिर जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगले आने वाले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा। तो अगर सोल से रिलेटेड आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जहां कागज पर छपे शब्द इतने ताकतवर बन गए कि अंग्रेज हुकूमत भी कांप उठी। तो ये कहानियां भारत में प्रेस की सेंसरशिप और कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब छपे हुए शब्द आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन गए थे। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन में प्रेस समाचार पत्र एक शक्तिशाली माध्यम था जो जनता में राजनीतिक चेतना फैला रहा था। तो जो ब्रिटिश राज था उसमें प्रेस सिर्फ खबरें देने का माध्यम ही नहीं था, ये जनता को जागरूक करने, अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोलने और स्वतंत्रता आंदोलन की गति देने वाला सबसे मजबूत हथियार था। तो अंग्रेज सरकार ने समझे कि प्रेस से उनकी नीतियों के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, इसलिए उस पर नियंत्रण जरूरी है। तो अंग्रेजों को यही डर था, उन्हें लगता था अगर प्रेस खुलकर बोलेगा तो जनता बगावत पर उतर जाएगी। तो इसलिए सरकार ने सेंसरशिप लगाई, यानी प्रेस को दबाने और जनता की आवाज रोकने की कोशिश करी। और इस सेंसरशिप का उद्देश्य था सरकारी विरोधी विचारों को दबाना और जनमत को नियंत्रित करना। तो ये तो हमारी एक छोटी सी भूमिका हो गई। छोटी सी भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अंग्रेजों का समय था उसमें प्रेस सेंसरशिप के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पहला समाचार पत्र के बारे में बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है हमारे 1780 से, जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला अखबार निकाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जेम्स ऑगस्टस हिक्की जी है। तो भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की जे बंगाल गजट 1780 था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना छपने लगी, जिसके कारण सरकार ने इसे बंद करा दिया। तो यह अखबार जो था ये अंग्रेजी अधिकारियों की आलोचना करता था, लेकिन अंग्रेज सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने इसे बंद करवा दिया। यह प्रेस की स्वतंत्रता के पहले संघर्ष का उदाहरण बना। तो यह भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के पहले संघर्ष का एक मिसाल था। तो यही था हमारा पहला समाचार पत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सफल प्रेस उपक्रम। तो अब हम बात कर लेते हैं सफल प्रेस उपक्रम के बारे में। तो 19वीं सदी में कई सफल समाचार पत्र शुरू हुए। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय द्वारा और अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू केसरी आदि। तो 19वीं सदी में कई नए अखबार निकले, जैसे कि संवाद कौमुदी जो कि राजा राममोहन राय जी का अखबार था, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू केसरी। तो ये पत्र सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना फैलाने में सफल रहे। तो इन अखबारों ने सिर्फ खबरें ही नहीं दी, बल्कि समाज सुधार और राजनीतिक चेतना जगाने का भी इन्होंने काम किया। तो स्टूडेंट सोचिए, एक आम किसान या विद्यार्थी जब ऐसे अखबार पढ़ता था तो उसमें आजादी की आग लग उठती थी। तो ये तो हमारा सफल प्रेस उपक्रम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आधिकारिक अनुग्रह के लिए उत्सुक। तो अब हम बात कर लेते हैं जो सरकारी कृपा पाने वाले अखबार है उनके बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआती दौर में कुछ अखबार सरकारी नीतियों का समर्थन करके सरकारी कृपा पाने चाहते थे। तो स्टूडेंट, लेकिन सभी अखबार इतने बहादुर नहीं थे। कुछ अंग्रेज संपादक सिर्फ सरकार की नीतियों की तारीफ करते थे ताकि उनकी सरकारी कृपा और उन्हें फायदे मिले। यानी कि एक तरफ क्रांतिकारी प्रेस था और दूसरी तरफ गुलाम प्रेस। तो ऐसे अखबार ज्यादातर अंग्रेज संपादकों द्वारा ही चलाए जाते थे। तो ये थे हमारे आधिकारिक अनुग्रह के लिए उत्सुक।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रेस पर नियंत्रण। तो अब हम देख लेते हैं प्रेस पर नियंत्रण किस तरीके से लगाया गया, जो कि हमारा 1799 से 1823 तक का समय था। तो इसमें हम बात कर लेते हैं 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने पूर्व सेंसरशिप लागू की, जिसमें छपने से पहले सामग्री सरकारी अनुमति से गुजरती थी। तो जो 1799 का समय था उसमें जो लॉर्ड वेलेजली थे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लॉर्ड वेलेजली है, तो लॉर्ड वेलेजली ने पूर्व सेंसरशिप लागू करी थी। इसका मतलब यही था कि कोई भी लेख छपने से पहले सरकार की अनुमति लेगा। क्या आप सोच सकते हैं अखबार छपने से पहले अंग्रेज अफसरों की मोहर लेनी पड़ती थी। तो इसमें तो यही बात हो गई कि उसमें कोई उनके बारे में कुछ विरोधपूर्ण शब्द होगा तो वे मोहर नहीं लगाते थे, जिस कारण से वो अखबार छप नहीं पाता था। तो ये तो हमारा था 1799 जिसमें पूर्व सेंसरशिप लागू की गई। उसके बाद हमारा आता है 1823 में प्रेस रेगुलेशन एक्ट आया, जिसमें लाइसेंस के बिना प्रेस चलाना अपराध बना दिया गया। तो 1823 में लागू किया गया प्रेस रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत बिना लाइसेंस प्रेस चलाना अपराध बन गया, यानी प्रेस की आज़ादी लगभग खत्म कर दी गई थी। तो यही था हमारा प्रेस पर नियंत्रण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदार युग में प्रेस। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा उदार युग था, जो कि हमारा 1835 का समय था, उसमें प्रेस कैसी थी। तो लेड मोटकाफ 1835 ने प्रेस पर लगी कई पाबंदियां हटा दी और स्वतंत्रता दी। जो 1835 में लॉर्ड मेटकाफ जब आए तो उन्होंने कई पाबंदियां हटा दी थी और प्रेस को काफी हद तक आजाद कर दिया था। तो इसी कारण उन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा गया। तो इसलिए उन्हें जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है वो उन्हें कहा जाता है। यानी प्रेस की कहानी थी कभी गुलामों की तो कभी आजादी की लहरों जैसे डगमगाती रही। तो यही था हमारा उदार युग में प्रेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजा राममोहन राय और जेम्स बकिंगम के बारे में। तो सबसे पहले हम राजा राममोहन राय के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे राजा राममोहन राय जी है। तो राजा राममोहन राय अपने समाचार पत्रों से सामाजिक कुरीतियों और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते रहे। तो उन्होंने अपने अखबारों के माध्यम से समाज की बुराइयों और ब्रिटिश नीतियों की जमकर आलोचना करी थी। वहीं जो जेम्स बकिंगम जी थे उन्होंने कलकत्ता जर्नल के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता के वे समर्थक रहे। तो जेम्स बेंगल जो कलकत्ता जनरल से थे तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और ये दोनों नाम ही भारत में प्रेस की ताकत और उसकी संघर्षशीलता के प्रतीक बन गए। तो यही थे हमारे राजा राममोहन राय और जेम्स बकिंगम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लॉर्ड बेटिक का प्रोत्साहन। तो अब हम लॉर्ड बेटिक के विलियम जो बेंटिक थे हमारे उनका प्रोत्साहन के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और खुले विचारों को प्रोत्साहित किया। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को और ज्यादा बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि विचारों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाना समाज और शासन दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो यही था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक का योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1857 का विद्रोह और प्रेस अधिनियम। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा 1857 की क्रांति थी और जो उसका प्रेस एक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज डर गए और प्रेस पर कड़े कानून थोप दिए गए। तो 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेज थे वे पूरी तरह से डर गए थे। उन्हें लगा कि प्रेस ही है जिससे जनता को भड़काया गया। तो 1857 के बाद प्रेस में सरकारी विरोधी सामग्री छापना बेहद जोखिम भरा हो गया। तो इसलिए जो प्रेस थी उस पर भी और कठोर कानून लाद दिए गए। अब कोई भी सरकार विरोधी सामग्री छापना बेहद जोखिम भरा हो गया था। तो ये था हमारा 1857 का विद्रोह और प्रेस अधिनियम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में। तो अब आती है कहानी का सबसे अहम मोड़, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। इसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। तो ये आप देख सकते हैं हमारे लॉर्ड लिटन जी है। लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया। उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को दबाना, क्योंकि वे जनता को राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इसका उद्देश्य साफ था कि भारतीय भाषाओं के अखबारों को दबाना, क्योंकि अंग्रेज सरकार जानती थी कि अंग्रेजी अखबार सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग तक पहुंचते थे, लेकिन हिंदी बंगाली मराठी जैसी भाषाई अखबार सीधे आम जनता के दिल तक पहुंचते थे और उन्हें ने राष्ट्रीय चेतना के लिए इसे प्रेरित करते थे। तो इस एक्ट के तहत सरकारी अनुमति के बिना प्रेस नहीं चल सकता था। सरकार किसी भी प्रकाशन को जब्त कर सकती थी। अपील का अधिकार नहीं था। इसका कड़ो विरोध हुआ और अंततः 1882 में से रद्द कर दिया गया। तो इस एक्ट के यही प्रावधान थे कि बिना सरकारी अनुमति प्रेस नहीं चल सकती थी। सरकार किसी भी प्रकाशन को जब्त कर सकती थी। अपील का इसमें कोई भी अधिकार नहीं था।
तो इस कानून का जनता ने जमकर विरोध किया और अंततः जो 1882 था उसमें इसे रद्द करना पड़ा। लेकिन इसने साफ कर दिया था कि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर जनता की आवाज से ही था। तो यही था हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखते हैं, ब्रिटिश शासन में प्रेस ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। सरकार ने कई बार प्रेस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों और नेताओं ने सेंसरशिप का डटकर विरोध किया। तो स्टूडेंट, जो ब्रिटिश राज था उसमें प्रेस ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। सरकार ने बार बार सेंसरशिप और कठोर कानूनों से प्रेस को दबाने की कोशिश करी, लेकिन जो भारतीय पत्रकार थे और नेता थे उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 औपनिवेशिक दमन का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। तो जो हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, तो वो औपनिवेशिक दमन का सबसे बड़ा उदाहरण था। फिर भी प्रेस ने अपनी आवाज से साबित किया, कलम की ताकत तलवार से कहीं बड़ा होती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 आता है। तो यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका, नेताओं के विचार। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस दौर में अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे ना होते तो क्या आजादी की ज्वाला इतनी तेजी से भड़क पाती? तो आज हम बात करेंगे कैसे भारतीय प्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे ताकतवर हथियार बना। तो ये कहानी सिर्फ कागज और स्याही की नहीं थी, बल्कि उन विचारों की है जिनमें एक पूरी कौम आजादी के लिए खड़ी हो गई थी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में हम देखते हैं, भारत में प्रेस सिर्फ समाचार देने का साधन नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रभावी हथियार था। तो जो ब्रिटिश शासन का दौर था उसमें प्रेस सिर्फ समाचार ही नहीं देता था, बल्कि यह एक आंदोलन का हथियार भी था। ब्रिटिश काल में प्रेस ने जनता के बीच राष्ट्रीय चेतना जगाने, राजनीतिक शिक्षा देने और अंग्रेजों के अन्याय को उजागर करने का काम किया। तो प्रेस ने जनता के बीच राष्ट्रीय चेतना जगाई, राजनीतिक शिक्षा दी और अंग्रेजों के अन्याय को बेनकाब कर दिया। प्रेस ने जनता को एकजुट कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार किया। तो अखबारों और पत्रिकाओं ने आम जनता को एकजुट किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार किया। यानी प्रेस ने लोगों की सोच को बदल दिया और यही सोच आजादी का सबसे बड़ा आधार बनी। तो ये तो हमारी एक छोटी सी भूमिका हो गई। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें भारतीय प्रेस की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले हम प्रेस का मतलब समझ लेते हैं, आखिर प्रेस होता क्या, प्रेस है क्या। तो प्रेस का मतलब है समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित माध्यम जो जनता तक समाचार, विचार और सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो प्रेस का मतलब यही हो गया, जो हमारे अखबार हो गए, जो पत्रिकाएं हो गए या कोई भी मुद्रित माध्यम हो गए जो जनता तक समाचार और विचार पहुंचाते हैं। लेकिन भारत में प्रेस ने लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जोड़ा। तो जो भारत में प्रेस था उसने सिर्फ खबरें ही नहीं दी, बल्कि लोगों को राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा। प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए विचार और प्रेरणा दी। यानी जो प्रेस थी उसने विचार दिए और उन्हीं विचारों से आंदोलन खड़े हुए। तो यही तो हमारी प्रेस हो गई। ये तो हमने देख लिया प्रेस क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीति के करण के साधन के रूप में प्रेस। तो अब हम राजनीतिकरण के साधन के रूप में प्रेस को देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रेस ने जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम किया। तो जो प्रेस थी उसने जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाई और नेताओं ने प्रेस का इस्तेमाल अंग्रेजी नीतियों की आलोचना, स्वराज के विचार फैलाने और जनमत तैयार करने में किया। तो जो नेताओं ने प्रेस का इस्तेमाल किया वो अंग्रेजी नीतियों की आलोचना करने के लिए, स्वराज की मांग फैलाने के लिए और जनता को संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए ये आंदोलन किए थे। तो स्टूडेंट सोचिए, छोटे छोटे स्थानीय आंदोलन थे वे प्रेस के जरिए देशव्यापी हो गए। यानी प्रेस ने छोटे चिंगारियों को जोड़कर एक बड़ी आग बना दी। तो छोटे छोटे स्थानीय आंदोलन प्रेस के जरिए देशव्यापी बन गए। तो यही था हमारा राजनीतिकरण के एक साधन के रूप में प्रेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और अमृत बाजार पत्रिका। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लॉर्ड लिटन जी है। तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया
उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के अखबारों को नियंत्रित करना। तो इसका मकसद यही था कि भारतीय भाषाओं के अखबारों को चुप कराना, क्योंकि ये जनता में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय चेतना फैला रहे थे। अगर कोई अखबार सरकार के खिलाफ लिखा तो उसे बंद कर दिया जाता। अमृत बाजार पत्रिका शुरू में बंगाली में छपता था। तो जो अमृत बाजार पत्रिका था वो शुरू में बंगाली भाषा में छपती थी, लेकिन जैसे ये एक्ट आया तो अखबार ने तुरंत अंग्रेजी में प्रकाशित होना शुरू कर दिया, ताकि एक्ट की गिरफ्तारी से बचा जा सके। तो कानून से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करना शुरू किया। यह घटना अंग्रेजों के खिलाफ जनता में क्रोध और राष्ट्रीय भावना बढ़ाने वाली साबित हुई। तो यह चला कि अंग्रेजों को चुभ गई। इस घटना ने जनता को और भड़काया और आजादी की भावना को और मजबूत कर दिया। तो यही था हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सुरेंद्र बनर्जी और बंगाली को लेकर। तो अब हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंगाली को लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महान स्वतंत्रता सेनानी और वक्ता। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी और वक्ता थे। उन्होंने बंगाली नामक अखबार शुरू किया। तो उन्होंने जो अखबार शुरू किया वो बंगाली नामक से किया। इसमें ब्रिटिश नीतियों की आलोचना और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती थी। तो ये जो अखबार था इसमें ब्रिटिश नीतियों की खुलकर आलोचना हुई और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बंगाली ने जनता को संगठित करने और आंदोलन के लिए तैयार करने के लिए अहम भूमिका निभाई। तो जो बंगाली अखबार था उसने जनता को संगठित किया और आंदोलन की नींव भी रखी। यानी यह सिर्फ अखबार ही नहीं थे बल्कि जनता को जोड़ने वाला एक मंच भी था। तो यही था हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंगाली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा। तो अब हम बाल गंगाधर तिलक जी के अखबार देख लेते हैं। तो तिलक जी ने दो अखबार निकाले। पहला हमारा केसरी जो कि मराठी भाषा में था, दूसरा हमारा मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बाल गंगाधर जी है, इन्होंने ही दो अखबार ये निकाले थे। तो तिलक के लेखन में जनता की स्वराज की भावना भरी। तो तिलक के जो लेख थे उसमें जनता में स्वराज्य की भावना भर गई थी। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना की, जिससे जनता आंदोलन में सक्रिय हुई। तो जो ब्रिटिश नीति थी उसकी आलोचना कर दी उन्होंने अपने अखबारों में, ताकि जो जनता है वो आंदोलन में सक्रिय हो जाए। तो इसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में भी तिलक की कलम को रोक नहीं सकी। उनकी लेखनी जनता के दिलों में आजादी की आग भर चुकी थी। तो यही था हमारे तिलक का केसरी और मराठा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तिलक और स्वदेशी आंदोलन। तो अब हम बात कर लेते हैं तिलक और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया। तो जब 1950 में बंगाल का विभाजन हुआ तो तिलक ने प्रेस के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को हवा दी। तिलक ने प्रेस के जरिए लोगों से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और देशी उद्योगों के समर्थन की अपील की। तो उन्होंने लोगों से अपील करी कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो और देशी उद्योगों को अपनाओ। तो प्रेस ने इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया और यह राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। तो जो प्रेस था उसने इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया और यह सिर्फ बंगाल का मुद्दा न रहकर पूरे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। तो ये था तिलक और स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश को लेकर आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम देखते हैं भारतीय प्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य स्तंभ था। तो जो स्टूडेंट जो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता था वो आंदोलन का मुख्य स्तंभ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसी पाबंदियों के बावजूद प्रेस ने सत्य और स्वतंत्रता की आवाज को दबने नहीं दिया। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उस जैसी पाबंदियां होने के बावजूद भी जो प्रेस थी उसने सत्य और स्वतंत्रता की आवाज को कभी दबने नहीं दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तिलक जैसे नेताओं ने प्रेस को जन जागरण और संघर्ष का हथियार बनाया। तो जो हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और तिलक जी थे तो और अन्य नेताएं भी थे, उन्होंने प्रेस को जागरण और संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार बनाया। सचमुच प्रेस ही वो शक्ति थी जिसने जनता को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 एंड 3। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर 4 आजादी के बाद भारत में प्रेस की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।